हैदराबाद में आज से भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। पदाधिकारियों की हुई बैठक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से रांची में आकांक्षी जिला जोनल मीट का आयोजन। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकारी कर रहे हैं शिरकत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का किया आग्रह। और राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षापात का दौर जारी। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कल और परसों भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद में आज से भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के सभी सत्रों में हिस्सा लेंगे तथा कल एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्य समिति की बैठक से पहले आज पदाधिकारियों की भी बैठक हुई। मंत्रियों और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित सभी शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोरोना काल के बाद दिल्ली से बाहर बीजेपी की पहली बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, रघुवर दास, राधा मोहन सिंह, अन्नपूर्णा देवी समेत पार्टी के सभी उपाध्यक्ष, सभी महामंत्री, प्रवक्ता और पार्टी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की परंपरा रही है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,092 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 14,684 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,09,568 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 54 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 32 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 330 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.70% हो गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को सचेत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यूरोप के देशों में बीते 2 हफ्तों के दौरान मंकी पॉक्स के मामलों में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। WHO के यूरोप प्रमुख डॉक्टर हैंस हेनरी क्लूगे ने यूरोपीय देशों से अनुरोध किया कि ये दुर्लभ बीमारी महाद्वीप में जड़ न जमा ले, इसे रोकने के लिए और अधिक प्रयास करें। क्लूगे ने कहा कि अगर हम इस बीमारी के मौजूदा प्रसार को रोकना चाहते हैं तो तत्काल और समन्वित कार्रवाई करने की जरूरत है।
रांची में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आकांक्षी जिला जोनल मीट का आयोजन हो रहा है। इसमें मेजबान झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकारी भी शिरकत कर रहे हैं। इस जोनल मीट का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मंजू बारा महेंद्र भाई और झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री जुबा माझी समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। जोनल मीट में आकांक्षी जिलों में महिला एवं बाल विकास के विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है ताकि समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। को इन्वॉल्व करें ताकि वो बच्चों को लाएं वहाँ पे ग्राम पंचायत में। इसके अलावा जो भी आपको लोकल ऑर्गेनाइजेशन मिले उनको मोटिवेट करें। जैसा मैंने कहा कि सप्ताह में 6 दिन अंडा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति की गई है और जिसके निमित्त अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अति गंभीर रूप से कुपोषित ऐसे के बच्चों के लिए विशेष पोषण सामग्री उपलब्ध कराया जाना भी विचाराधीन है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का चुनाव अभियान शुरू हो चुका है और विभिन्न दल उनके समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का आग्रह किया है। श्री मुंडा ने मुख्यमंत्री से बातचीत के क्रम में कहा कि देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को इस सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। हमें उनका समर्थन करना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवानिधि पैकेज के अधिकारी होंगे। दूसरा करियर शुरू करने के लिए उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक ऋण भी दिए जाएंगे। भर्ती 90 दिन में शुरू हो जाएगी और अग्निवीर पुरस्कार, पदक और बीमा के भी हकदार होंगे। पहले 4 साल में सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। सेना में बहाली के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना अग्निपथ को लेकर जनजातीय समुदाय के युवक तैयारियों में जुट गए हैं। रांची जिले के मुड़मा स्थित उच्चरी गांव के युवक हर दिन सुबह सुबह ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं और बहाली में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार ये जो सेना के बहाली के लिए वैकेंसी निकाले हैं, इसके लिए हम लोग रोज सुबह शाम यहाँ पर रोज पसीना बहाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। मैं अग्निपथ के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ 2 शब्द। यही कि जो गरीब गांव घर के जो युवा युवती हैं वो पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस योजना से सबसे पहला फ़ायदा यही होगा कि वो मैट्रिक पढ़ के इसमें तैयारी करके इस देश सेवा करने का उसे मौका मिलेगा। मैं अग्निपथ योजना का जो सरकार लागू किया है, मैं उसमें बहाल होना चाहता हूं। 4 साल का जो नौकरी है, इसको करने के बाद हमें ये सेवानिवृत्ति के रूप में 12 लाख रुपए मिलते हैं और साथ ही साथ जो हम 2 साल में इंटर में लगाते हैं वो हम लोगों को सेवा के साथ ही मिल जाता है, जिससे हम सेवानिवृत्ति होते हैं। उसके साथ ही हम लोग को इंटर का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे कि हम लोग का समय भी बचता है। सरकार ये अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, वो एक तरह से अच्छा है। अग्निपथ जो देश में लागू हुआ है, जिससे लोगों को बहाली में भाग लेने में मौका मिला है, जिससे कि जो बहाली निकालेगा और जो सेना में जाएगा उसे वेतन मिलेगा और जो गरीब घर से है उसे भी मौका मिलेगा।
पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने झींकपानी में दिशा स्टील सेंटर का लोकार्पण किया। इस स्किल सेंटर की स्थापना एक कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के तहत की गई है, ताकि बेरोजगार युवाओं को विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जा सके। उपायुक्त ने भी भरोसा जताया कि प्रशिक्षण के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार की दिक्कत नहीं होगी। एक बच्चा मुझे ऐसा लगा कि वो किसी भी महीने में दुनिया के किसी भी बच्चे, चाहे वो बड़े शहरों के हों या फिर और देशों के हों, वो किसी से भी कम नहीं। इतने कॉन्फिडेंस से बच्चों ने बात करी कि मुझे ऐसा लगा कि उस उम्र में हम लोग भी ऐसे बात नहीं करा करते। उन्होंने इस दिशा में सोचा कि उनको इस तरीके का कार्य करना है। इस क्षेत्र में इन लोग का इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। आज की तारीख में यहाँ से कुछ ना कुछ मिनरल माइंस वगैरह जो है वो चलाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, कार्य किए जाते हैं, यहीं के लोग एम्प्लॉयड हैं, परंतु सामाजिक तौर पर क्या इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये दायित्व जो CSR की पॉलिसी है उसका आने पे इन लोगों ने भी समझा। उससे पहले भी ये लोग करते आए हैं ताकि जॉब समझ सकें और बाहर जा सकें या यहीं पर रह के अपने तरीके से काम कर सकें। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर चाईबासा के शहीद पुलिसकर्मी ठाकुर हेमब्रम और शंकर नायक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर बैंक की ओर से SBI संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील को रवाना किया गया। ये मोबाइल क्लिनिक सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराएगी। इस मौके पर SBI के रांची जोन के डिप्टी जनरल मैनेजर प्रवीण कुमार सिंह और पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर भी मौजूद थे। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है, जबकि 1-2 इलाकों में भारी बारिश भी हुई। दुमका के खुशियारी में सर्वाधिक 80.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस अवधि में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की आशंका जताई है, जबकि कल और परसों उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उसे सटे मध्य झारखंड में भारी बारिश के भी आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत स्वावलंबी गांव लक्ष्मीपुर में जंगल बचाने के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधा तथा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक जाजूला गौरी ने चतरा के मगध और आम्रपाली कोल परियोजना का दौरा किया। उन्होंने आम्रपाली PO कार्यालय में पौधरोपण किया, साथ ही CCL अधिकारी और यूनियन लीडर के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने CCL अधिकारियों को CSR के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। स्वतंत्र निदेशक ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की और लाइट तथा पंखा का वितरण किया। देवघर के लालूडी सोनाराई ढारी में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कृषि मंत्री बादल ने अस्पताल पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया और नियमानुकूल हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही। पश्चिमी सिंहभूम सुदूरवर्ती क्षेत्र टोंटो के सेरेंगसिया पंचायत भवन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे से छूटे हुए सभी वर्गों के योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभान्वित करने हेतु जागरूकता शिविर आयोजित कर क्षेत्र के 71 लाभार्थियों का आवेदन प्राप्त किया गया। विधायक सुखराम उरांव ने पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मंडल रेल अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना के लिए विधायक निधि से कई चीजों को खरीदने की अनुशंसा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, वर्षों की मांग आप सबों को समर्पित। पिछले 24 घंटे में सरायकेला जिले में कोविड के 353 सैंपल टेस्ट हुए, जिसमें किसी भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई। जिला में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने शिलांग मेघालय में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सारबा पंचायत भवन भंडारों में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार समावेशी विकास को लेकर कृत संकल्पित है। चतरा पुलिस ने 25 लाख के इनामी माओवादी नक्सली गौतम के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में उसके पैतृक घर पर ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया तथा उसे न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया। न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसके घर की कुर्की जब्ती होगी। इस दुर्दांत उग्रवादी पर डीएसपी व थाना प्रभारी समेत दर्जनों पुलिस के जवानों की हत्या का आरोप है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर सोनारी कुंज नगर स्थित श्री शिव काली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एवं भोग वितरण कार्यक्रम में शिरकत की तथा पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। और अब नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। दो जुलाई वर्ष 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या की गई, जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव डाली। 23 जून वर्ष 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई में सेनापति मीर जाफर ने नवाब के साथ धोखा किया था, जिससे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को जीत हासिल हुई थी। हार के बाद सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच बनी सहमति के चलते हुआ था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए कहा, आइए एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण के संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। देवघर में एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी कर 66 क्विंटल खोआ बरामद किया गया है। कैसे हो रहा है बाबाधाम में महाप्रसाद के नाम पर ये गोरखधंधा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देवघर बाबा नगरी में सावन के महीने में 1 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में पेड़ा प्रसाद की खपत भी कई गुना बढ़ जाती है। मौके का फायदा उठाने के लिए कई मुनाफाखोर बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से मिलावटी खोआ मंगाकर स्टॉक करते हैं और फिर इसे भक्तों के सामने पेड़ा के रूप में परोस दिया जाता है। बाबाधाम में महाप्रसाद के नाम पर इस गोरखधंधा का खुलासा एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान हुआ, जब 66 क्विंटल खोआ बरामद किया गया। ये खोआ गुणवत्तापूर्ण नहीं था, हालांकि इसकी जांच के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ये खबर आई कि यहाँ पे जो खोआ जो है, खराब तरीके का खोआ जो है यहाँ पे देवघर जिले में जो प्रोवाइड होगा श्रावणी मेला में जो भक्तों के लिए एक तरीके से कहिए तो अनसेफ जो खोआ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वही प्रोवाइड यहाँ पे गाड़ी से आया गया है। उसी में रेट मारते वक्त हम लोग सैंपल अभी देखिए, प्राइमा फेसी उसमें कीड़े पाए गए हैं और खोआ का क्वालिटी बिल्कुल ही निम्न स्तर का पाया गया। इसी चक्कर में 2 गाड़ी को जब्त किया गया है। देवघर का पेड़ा अपने खुशबू, जायके और रंग के कारण पूरे देश में मशहूर है। यहाँ के पेड़े की ब्रांडिंग की भी तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच इस गोरखधंधा का खुलासा होना चिंता का विषय है। यहाँ के स्थानीय पेड़ा दुकानदारों का कहना है कि उनके कस्टमर तय हैं जो उन्हीं की दुकान से पेड़ा लेते हैं। सबसे ज्यादा पेड़ों के नाम पर खेल अस्थायी दुकानदार करते हैं, जो कि श्रावणी मेला में बाबा नगरी के पेड़ा के नाम पर ग्राहकों को सिंथेटिक और खराब पेड़ा बेच डालते हैं और ग्राहक उसे प्रसाद समझकर खरीद भी लेते हैं। जो मेला में और अस्थायी दुकान जो खुलती है, जो साइड में या बाहर ही जो देते हैं, वो सब आप लोग का गलत सामान बेचेगा। 2.5 लाख 3 लाख रुपए भाड़ा है 2 महीने का, तो कहाँ से देगा वो? इस पर जिला प्रशासन नकेल कसे, जो गलत सामान वो बेचता हो। उसका खोआ जो है बाहर से आता है, जैसे आपका ग्वालियर से आता है, झांसी से आता है, कानपुर से आता है, वो सब खोआ हाइजीन है। देवघर में प्रत्येक साल श्रावणी मेले के समय जिला प्रशासन की ओर से पेड़ों की गुणवत्ता की चेकिंग की जाती है और पेड़ा के दर भी तय किए जाते हैं। स्थानीय पुरोहित का मानना है कि जिला प्रशासन को इसके परिवहन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी सही खोआ और सही पेड़ा की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, बाबा भोलेनाथ की नगरी में पेड़ा ही महाप्रसाद है और सभी यात्री पेड़ा लेके ही जाते हैं, लेकिन सभी पेड़ा नकली नहीं होता। यहाँ का जो अस्थायी दुकानदार है, जो सालों भर दुकानदारी करते हैं, वो कभी ऐसा काम नहीं करते, चूँकि उनको सालों भर दुकानदारी चलाना पड़ता है और जिला प्रशासन को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। अगर कोई नकली खोआ लाता है तो उसको तुरंत जांच कर उस पर कार्रवाई कीजिए। बहरहाल देवघर बाबा नगरी में 66 क्विंटल खोआ पकड़ा जाना जरूर सवाल खड़े करता है। थोड़े से मुनाफे के लिए श्रद्धालु की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कहीं से उचित नहीं है, जिससे मुनाफाखोरों को बाज आना चाहिए और इस गोरखधंधे का हर हाल में अंत होना चाहिए। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।
टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन बना लिए। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने उम्दा पारियां खेली। 11 रन बनाकर आउट हुए। एक समय था जब 100 रन के भीतर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और लग रहा था कि भारत की पारी 150 के अंदर सिमट जाएगी। लेकिन ऋषभ पंत और जडेजा ने न केवल पारी को संभाला बल्कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप करते हुए भारत के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। ऋषभ पंत 146 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, जबकि जडेजा 83 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। गौरतलब है कि 5 टेस्ट की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। डीआरडीओ को अत्याधुनिक मानव रहित विमान के विकास में एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। की गई। इसके साथ ही भारत के गोपनीय मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि देश ने हासिल कर ली है। इसे स्टील्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड स्विफ्ट भी कहा जाता है। ये कार्यक्रम भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करने से संबंधित है। ये उड़ान पूरी तरह से स्वचालित थी। विमान ने सटीक उड़ान भरी और टेक ऑफ और टचडाउन भली भांति हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये स्वचालित विमान निर्मित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे सैन्य प्रणाली के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। देश भर में 1 जुलाई से एकल उपयोग की प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका दुग्ध कंपनियों ने भी स्वागत किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत सरकार ने देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की इस पहल का पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों ने स्वागत किया है। मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता में है, इसलिए दूध और दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग में हम प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह अब पेपर स्ट्रॉ उपयोग कर रहे हैं। एनवायरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, हम उसको वेलकम करते हैं। और मदर डेयरी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से पिछले 3 साल से ही हम इसकी तैयारी कर रहे थे। हमने अपने सब प्रोडक्ट से प्लास्टिक धीरे धीरे हटाने की कोशिश की है। आइसक्रीम के साथ जो प्लास्टिक की पहले स्पून रहती थी वो भी हटा के हमने लकड़ी की स्पून कर दी। तो इस तरह से हम लोग एनीवे हम कर ही रहे थे इसके बारे में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है। मनीष बंदलिश ने कहा कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में पेपर स्ट्रॉ हालांकि कुछ महंगा पड़ रहा है, लेकिन दूध या दुग्ध उत्पादों के दामों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दूध के दाम में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए प्लास्टिक स्ट्रॉ की वजह से, बिकॉज ये हम दूध के अंदर नहीं यूज करते हैं। ये जो हमारे टेट्रा पैक हैं उनके साथ यूज होता है। अभी के लिए हम लोग इसको अब्सॉर्ब करेंगे अपनी कॉस्ट में। आई एम श्योर इंडिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन होने लगेगी और 3-4-5 महीने बाद। गौरतलब है कि मदर डेयरी ने पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जून 2018 से मार्च 2022 तक उपभोक्ताओं से इस्तेमाल किए जा चुके 8,164 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा चुके 7,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखते हुए वित्त वर्ष 2023-24 तक प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने का निश्चय किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए पेपर स्ट्रॉ में दूध और दूध से बने सभी उत्पाद न केवल मदर डेयरी ग्राहकों तक पहुंचाएगी, बल्कि ग्रीन और क्लीन इंडिया का सपना साकार करने का काम भी करेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजय जैना के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी यूसुफ मेहर अली को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 2 जुलाई 1950 को हुआ था। यूसुफ मेहर अली को साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो के नारे देने का श्रेय दिया जाता है। साइमन, go back! साइमन, go back! यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूसुफ ने अनेक किसान और व्यापार संघों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी वे जुड़े रहे और जेल गए। 1942 में वे बंबई के महापौर चुने गए।
तब वे यरवड़ा केंद्रीय कारागार में थे। यूसुफ अली जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइस ऑफ लिबर्टी और अंडरग्राउंड मूवमेंट पुस्तकें लिखी। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ जीवन भर जनसेवा करते रहे। 1950 में उनका निधन हो गया। हम आज स्वतंत्रता सेनानी बख्त खान का भी स्मरण कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने 2 जुलाई 1857 को उन्हें हिंदुस्तान आर्मी का जनरल नियुक्त किया था। वे उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी थे। पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की आर्टिलरी में सूबेदार रहे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और बरेली में स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बख्त खान बरेली में सैन्य गतिविधियों के लिए ब्रिगेडियर बना दिए गए। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था की। बख्त खान ने जून 1857 में अपने साथियों, खजाने और हथियारों तथा गोला बारूद के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। 2 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर ने उनका स्वागत किया। बहादुर शाह ने उन्हें फरजंद कहा और जनरल के खिताब के साथ कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। बख्त खान ने दिल्ली में सेना को पुनर्गठित किया और उन्हें कड़े अनुशासन में रहने का आदेश दिया। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जलसाए फौजी कहते थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली में अनेक ठिकानों से अंग्रेजों को उखाड़ने में सफलता पाई, लेकिन 25 अगस्त 1857 को नजफगढ़ में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सितंबर 1857 में अंग्रेजों के कब्जे के बाद बख्त खान ने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन लखनऊ और रुहेलखंड में अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के उपरांत बख्त खान नेपाल चले गए और माना जाता है कि 1859 में लड़ाई के दौरान उनका निधन हो गया। हम शहीद सावन को भी आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात से भाग लिया था। सावन ने अंग्रेजों की क्रूरता के विरोध में आवाज उठाई और अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर राजद्रोह तथा कंपनी शासन से विद्रोह करने के आरोप लगाए। इसके लिए सावन को बेड़ियों में जकड़कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप समूह में 2 जुलाई 1859 को कैद में ही उनका निधन हो गया। आज हम शहीद दोधई, भगवान और सहदेव का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे। इन वीरों को अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हैदराबाद में आज से भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। पदाधिकारियों की हुई बैठक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से रांची में आकांक्षी जिला जोनल मीट का आयोजन। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकारी कर रहे हैं शिरकत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का किया आग्रह। और राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षापात का दौर जारी। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कल और